घर में, खेत में, जी चाहे वहां भी। और प्रचारित ये कर रही है कि इतना बड़ा छूट दे दिया कि मैं तो हैरान था कि कह रहे थे कि लुधियाना का किसान बॉम्बे जाके फसल बेच सकता है। मेरे को तो हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था कि शेखुप्रिया का किसान शायद खारिया मंडी में सरसों ना बेच पाए, उसका भी समर्थन मूल्य से नीचे जाए। अब ये स्थिति थी। अब प्रचार ये कर रहे हैं लुधियाना का किसान अगर बॉम्बे ले जाएगा तो किराए में उसकी फसल चली जाएगी, रस्ते में ही ठेठ नहीं पूगती, इतना किराया खा जाएगी। और प्रचारित ये करने के साथ साथ ये भी बोला मंडियां मजबूत होंगी। मंडियां मजबूत कैसे होंगी? मंडी में जो व्यापारी माल खरीदेगा उसको 6% टैक्स देना पड़ता है। मंडी से बाहर खरीदेगा एक पैसा भी टैक्स का नहीं है, तो व्यापारी मंडी में क्यों आएगा भाई? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह कह दिया कि मंडी से बाहर जो भी माल खरीदेगा, बेचने और खरीदने वाले के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता किसान। उन्होंने कहा कि पहली अदालत होगा, एक कमेटी गठित होगी, कमेटी से हल नहीं होगा तो एसडीएम सुनेगा, और एसडीएम से हल नहीं होगा तो डीसी सुनेगा, डीसी फाइनल अथॉरिटी है। उसके बाद आप किसी के यहां भी अपील दलील नहीं दे सकते। डीसी ने जो फैसला दे दिया वो आपको अंतिम मान्य होगा। मतलब एकदम से ऐसा तो कानून अंग्रेज भी शायद ना लेके आए हो कि कोर्ट में ना जा पाए, ये लेके आए हैं। और उससे नुकसान क्या होगा कि नुकसान ये होगा किसानों की फसलें औने पौने दामों पे जाएंगी, लोग जो है व्यापारी लेके भागेंगे और कोर्ट में जाने की भी स्थिति नहीं बचेगी। अभी उदाहरण हमारे सामने आ रहा है, एलनाबाद की एक फर्म 70 करोड़ की कणक खरीद के फुर्र हो गई। 70 करोड़ की कणक। अब लोग रो रहे हैं, बोला हमारी कणक लेके चली गई, मार्केट कमेटी कह रही है हमारे बस में कुछ नहीं जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं। पूरा प्रशासन कह रहा है जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप फर्म को ढूंढ लो, ले आओ, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर दो। प्रॉपर्टी उसकी मुश्किल से 5, 7, 10 करोड़ की होगी। 70 करोड़ लेके पार गया अगला, कोई कार्रवाई नहीं है। यही स्थिति बढ़ने जा रही है। दूसरा कह रहे हैं कि दलाल खत्म हो जाएंगे। हम ये समझते हैं कि दलाल खत्म नहीं होंगे, गली गली में दलाल पैदा होंगे। जैसे भैंसों के दलाल पैदा हो रहे हैं ना, हर गांव में 10-10, 5-5, 20-20, इसी तरह ये किसान की फसल के भी दलाल पैदा होंगे और फसलें पूरी तरह से रुड़ेंगी। एक तो ये अध्यादेश आ गया। एक दूसरा इसी के साथ जुड़ा आ गया आवश्यक वस्तु के मामले में, क्या आने वाले दौर में महंगाई के ऊपर रोक लगाने वाला कानून खत्म कर दिया गया। अब उसके ऊपर 100% बढ़ोतरी से तक सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपा कहते थे ना प्याज की कीमत 100 रुपए चली गई, वो कह रहे हैं कि 2 रुपए प्याज लिया हुआ 200 रुपए तक चला जाए, कोई बात नहीं। मतलब उसका अंदाजा मत करो आप कितना महंगाई जाएगी और उससे महंगाई बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल आ रहा है। यही इनके चावल और कणक के सवाल पे इन्होंने कर दिया कि उसमें 50% की बढ़ोतरी तक कुछ नहीं है। अब ये बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, तीसरा अध्यादेश लिया है वो कारपोरेट खेती का। पहले विदेशी कंपनियों को भारत में खेती करने की छूट नहीं थी, अब कंपनियों को कह दिया कि आप भारत में आओ, खेती करो, जिसको एफडीआई के तहत पहले तो खुदरा व्यापार में कह रहे थे, अब खेती में लिया है। आज तक बैन था ये, अब छूट दे दिया। और उसका उदाहरण है कि अमेरिकी खेती उजड़ के अमेरिका में 40,000 एकड़ से नीचे का कोई फार्म नहीं मिलेगा आपको, बड़े फार्म मिलेंगे, सिर्फ 3% लोग खेती करते हैं अमेरिका में। और अमेरिका की पैटर्न पे वहां मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं, जैसे बालमार्ट, आपने यहाँ एक सुनते हो कई बार कि बालमार्ट का वो मेगा मार्ट है, बालमार्ट का। बालमार्ट कंपनी जो है वो अपने वहां मेगा मार्ट खोलेगी, बाजार खोलेगी, और वो कंपनियां यहाँ क्या भिजवाएंगी उनकी मर्जी होगी। उसके लिए खोल दिया, जिससे देश का छोटा किसान पूरी तरह से तबाह होगा, बर्बाद होगा। दूसरा है बिजली बिल, जो इसके अलावा लिया है। बिजली बिल के बाद अब राज्य सरकारों का नियंत्रण उसमें से खत्म होगा, और वो खत्म होने के बाद बिजली जो है पेट्रोल डीजल की तर्ज पे नियंत्रण मुक्त हो जाएगी। पर कह ये रहे हैं कंपनियों को, लिखित में उसमें आया है एक बात, शर्त है कि वो जो उसकी उत्पादन लागत है उसके ऊपर 16% मुनाफा ले सकते हैं। यानी उसका अभी जो आंकड़ा चल रहा है वो 8 रुपए पर यूनिट जाएगा, और 1000 रुपए मंथली आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा, चाहे आप मोटर चलाएं या ना चलाएं। वो अगली शर्त है। और तीसरा इसके साथ ही अगला जुड़ा हुआ एक आ गया सवाल, वो आ गया बीमा का, कि बीमा को अभी इन्होंने अब एकदम से प्रीमियम बढ़ा दिया, और इतना कर दिया बीमा प्रीमियम को कि अब जो प्रीमियम 450 होता था एकदम 1650 कर दिया। नरमे का, धान जो 350 होता था वो 950 कर दिया। मतलब एकदम से बढ़ा दिया। और ये बड़ा सवाल आज खेती के ऊपर भी आ रहा है। रोजगार के सेक्टर के ऊपर जो स्थिति आ रही है वो मास्टर बूटा सिंह की बात रखेंगे। तो ये जो सवाल आ रहे हैं इनके ऊपर भी आप तमाम युवाओं को भी सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, हमें सबको सोचना पड़ेगा, और हम इस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें, पढ़ाई को मजबूत करें, और आने वाले दौर में
पढ़ाई के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। पढ़ाने के लिए बच्चों को हमें बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। इतनी महंगी एजुकेशन व्यवस्था हमारी हो रही है, तो इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा। और ऐसे बच्चे जो लगातार अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, उनको बार बार प्रोत्साहित करना पड़ेगा, इस आशा और विश्वास के साथ कि हम लगातार ये इस तरह के आयोजन करते रहें, बच्चों को उत्साह मिलता रहे। इस बार ये बच्चे सम्मानित कर रहे हैं, अगली बार और बच्चे इसको देख के आए कि नहीं, अगली बार इस मंच पे हम बैठेंगे। तो ये एक प्रयास जाए, एक प्रतिभा बच्चों के बीच में एक कंपटीशन इस रूप में जाए। यही हमारा ग्रामीण शिक्षा सहायता मंच का भी प्रयास है, यही हमारा इस शहीद यादगार समिति का प्रयास है। और आज इस आयोजन के मौके पर मैं यहाँ हमारे मेहमान मास्टर बूटा सिंह जी, राजेश जी, करमजीत जी, बंसीलाल जी, रमेश जी, राजकुमार जी, नथुराम गुदारा जी, आम बार से आए तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूँ। उन बच्चों का भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भाई तुम इसी तरह से बेटा मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना, गांव का नाम रोशन करना। और ये भी हम आज एक पहली बार ऐसी परंपरा डाल रहे हैं कि इस पे तो भाई बड़े बड़े बैठा करें, बच्चों को सामने दरी पे बिठाते हैं। हम यही प्रतिभा बात तोड़ना चाहते हैं कि भाई जिसका बाजी हक है उसको हक मिलना चाहिए। ये मंच का हक तो इनका था और ये शुरुआत हमने यहाँ से की, आज के इस मंच से, की प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए इनको लेके, इसीलिए इनको मंच पूरा इनके वाले इस आशा और विश्वास के साथ कि ये बच्चे बहुत मेहनत से आगे बढ़ेंगे। इन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद साथी राजकुमार का। अब मैं निवेदन करूंगा मास्टर बूटा सिंह जी से वो आए और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 उस पर अपनी बातचीत रखें। मास्टर बूटा सिंह जी। हाँ, वो बिल्कुल दो साथ से स्वागत हमारे बीच बादड़ा स्कूल के हेडमास्टर साहब पहुँचे हैं, जैनवीर सिंह जी, हम उनका यहाँ पहुँचने पे स्वागत करते हैं। मास्टर राजपाल जी पहुँचे हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पे हम स्वागत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के आज के मुख्य मेहमान हमारे प्यारे बच्चे, हमारे साथी राजेश जी, राजकुमार जी, नथुराम जी, रमेश जी, साथी जानवीर जी, करमजीत जी, बंसीलाल जी, प्यारे बच्चों, इन बच्चों के अभिभावक एवं गाँव वासियों, सबसे पहले मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, इनके माता पिता को और इनके अध्यापकों को, इन्होंने लगन से मेहनत की और ये बच्चे मेरिट में आए। साथियों, पॉलिसी पे थोड़ी बात करने से पहले मैं कुछ इन बच्चों से भी और आप सारे साथियों से भी कि हम सम्मानित कर रहे हैं जहाँ जो बच्चे कम अंकों में रह गए, जहाँ एक बड़ा मतलब गलत शब्द है एक, जैसे जॉन हॉल्ट ने कहा है, फेल शब्द जो अक्सर ही कहा जाता है, कितने बच्चे फेल हो गए। ये सवाल है, कोई बच्चा फेल नहीं होता, फेल व्यवस्था होती है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक संपूर्ण इंसान है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक कलाकार है। कोई साइंस की साइड जाएगा, कोई अच्छा कलाकार है, कोई प्लेयर है, कोई पेंटर बनेगा। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जहाँ पूरी जो सिस्टम की खामियां हैं, उनको सभी को एक ही तरीके से देखा जाता है। जो सवाल हैं इन बच्चों से भी और शिक्षा को लेकर भी, कई बार हम जो भी ज्ञान होता है, जो भी ज्ञान है, जो जानकारी है, वो सामाजिक है, उसमें पूरे समाज का योगदान है। आज जिस स्थिति में जो भी चीज़ें पहुंची हैं, जो कुछ बना है, आदि मानव से लेकर, इन बच्चों ने पढ़ा है, आप भी आप पढ़ रहे हैं, आदि मानव से लेकर, कि यदि हम फसलों के बारे में भी सोचें, कितने लोग मारे गए होंगे उन जहरीले पौधों से खाकर, उन जहरीले पौधों को, फिर ही हमें ये पता चला कि ये चीज़ें खाने वाली हैं, ये चीज़ें जहरीली हैं। मांस से भूनकर, मांस को भूनकर खाने से लेकर फिर कैसे दिमाग विकसित हुआ, ये जो चीज़ें हैं, मतलब ज्ञान सामाजिक है और सामूहिक है। परिवार, विद्यालय एक समूह है छोटा, और समूह में सीखता है बच्चा। वैसे भी यदि हम देखें भी, मान लो ये मेरे पास एक पेन है, प्रत्येक बच्चा पेन से लिखते हो आप, ये कॉपी है,
हम बच्चों से पूछेंगे ये कहाँ से आई, कोई मेरे से पूछेगा कि ये मैंने बाजार से खरीदा, पैसे किसने दिए, मेरे माता पिता ने दिए। लेकिन और ज़्यादा सोचें थोड़ा, ये पेन कहाँ बना, ये कॉपी कहाँ बनी, इस कॉपी का जो कागज है पहले किसी ने वो पौधे बोए जिससे जिन पेड़ों से कागज बनता है, वहाँ भी मेहनत की, श्रम किया, फिर वो फैक्ट्री में कागज बना, फिर ये उस फैक्ट्री में भी कितने लोग काम करते होंगे, फिर इसको प्रिंट किया गया, इसके ऊपर जो लाइनें हैं, फिर इसकी बाइंडिंग हुई वो भी किसी ने की, इसका जो कवर वाला पेज है इसके ऊपर जो कुछ बना, चित्र बना जो आपकी कॉपियों पर हैं, वो भी किसी ने बनाया। फिर बड़े बड़े बंडल भी इसके गट्ठे बांधे गए, ट्रकों पे लादे, फिर दुकानों पे आए। और आपके पिताजी ने भी जो पैसे दिए उसने भी मेहनत की, जैसे राजकुमार जी बता रहे थे, यदि वो किसान है तो खेत में मेहनत की, मजदूर है तो वो अपने हाथों से मेहनत की। ऐसे ही ये पेन है। अब ये जो बिल्डिंगें हैं जहां आप पढ़ रहे हो, जिन बेंचों पे आप बैठे हो, ये जो लेक्चर स्टैंड है, ये ऐसे ही आप इनके पीछे की तरफ जाओ भी, कितने लोगों का योगदान है। तो ज्ञान फिर अकेले का कैसे हुआ, ज्ञान सामूहिक है। ये बिल्डिंग बनी, शायद उन लोगों को, हम उन मजदूरों को जानते भी ना होंगे, भूल गए होंगे जिन्होंने काम किया, सीमेंट ढोया, ईंटें ढोई, तो उन सभी का योगदान है। इसलिए जो ज्ञान है वो सामाजिक होता है, पूरे समाज का होता है ज्ञान। लेकिन जो व्यवस्था की खामियां हैं, राजकुमार जी भी कह रहे थे कि फिर सोचते हैं भी जब कोई ज्ञान हो गया, कोई ज्ञान प्राप्त करके बहुत सारे लोग, कर्मचारी भी, अध्यापक भी ये सोचते हैं कि मैं पढ़ा था इसलिए मेरे को वेतन मिल रहा है। वो वेतन भी समाज की देन है, उसी श्रम से मिलता है, उसी जनता के टैक्स से मिलता है। चाहे वो कितना बड़ा, कोई बड़े पद पर राष्ट्रपति तक क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, और जो भी सुविधाएं मिलती है। तो ये सवाल है कि वो शिक्षा के माध्यम से फिर वो मुनाफे की तरफ जाता है कि और ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए। एक डॉक्टर ये नहीं सोचता, राजकुमार जी बता रहे थे कि जो बुनियादी चीज़ है, भी कोई बीमारी क्यों पैदा होती है, कोई बीमारी किसी व्यक्ति को क्यों लगती है। ज़्यादातर जो बड़े कारण क्या है कि उसको पौष्टिक और संतुलित भोजन नहीं मिलता, सांस लेने के लिए जो शुद्ध वायु चाहिए, जो हवा चाहिए साफ, वो नहीं मिलता। उसकी रहने की स्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ गंदगी है, साफ हवा नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, और यदि वो काम कर रहा है तो उसका काम इतना शरीर तोड़ने वाला काम है, फिर वो बीमार होता है। ये कारण देखने की बजाय फिर दवाइयाँ लिखी जाती है, और फिर दवाइयाँ, टेस्ट, उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कमीशन का। ऐसे ही मतलब जो लोग जा रहे हैं पढ़ लिख के, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें बन रही है, अभी आप जाओगे थोड़ी सी बरसात हो जाए, जो फ्लाईओवर बना है बिल्कुल, जो इसके नीचे का जो रास्ता है उसमें 2-2 फुट पानी होता है। खामियां कहाँ हैं, ये दिक्कतें कैसी खड़ी है, ये जो सवाल है बच्चों, मैंने आप ये बात इसलिए कही कि हम यह ना बोलें कि ये जो ज्ञान है, ये जो हमारी प्राप्ति है, ठीक है, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी सीटिंग, आपके अध्यापक, आपके माता पिता, उनको सलाम। लेकिन फिर भी जो हमारी जो एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है शिक्षा लेने के बाद, सीखने के बाद, और एक और बात सभी साथियों से, सभी बच्चों से भी, कि एक बहुत बड़ा गैप है हमारी किताबों में पढ़ी हुई शिक्षा का और उसे अपने व्यवहार में लागू करने का। हम विज्ञान में पढ़ रहे हैं, सामाजिक में समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, समानता के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसे अपने व्यवहार में लागू नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात जो एक ये शब्द है आजकल चलन है, ब्रांड, कि जूते ब्रांडेड हों, कपड़े ब्रांडेड हों, चश्मे ब्रांडेड हों। आपने 7वीं में पढ़ा कि ब्रांड कहाँ से बना, कि जब जंगलों में रहते थे तो जो लोग पशु पालते थे वो अपने पशुओं के लोहे के जो कील
गर्म करके उनके दाग लगा देते थे, उसे ब्रांड शब्द बना, ताकि उनके पशु दूसरों के साथ मिले ना, उनको पहचान रहे। अब वो ब्रांड बन गया एक प्रतीक, मतलब कोई ब्रांड से बड़ा नहीं होता, किसी ब्रांडेड चीज से बड़ा नहीं होता, वो बड़ा है अपने विचारों से। सादगी, जैसे हमारे समाज में, हमारे गांव में लोग रह रहे हैं, ये बड़ी बात है। ऐसे ही विज्ञान के बारे में कि हम 6ठी से 5वीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जब भी मौसम गर्म होता है, तापमान बढ़ता है, तो वायु गर्म होती है और जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है, और फिर ऊपर जाके संघनन की प्रक्रिया होती है, वो बूंदें भारी हो जाती है तो बारिश होती है। ये 5वीं 6ठी से शुरू हो जाता है, जल चक्र पाठ आता है। लेकिन फिर मैंने आपकी साइड में पता नहीं क्या है, हमारे इलाके में एक परंपरा है कि महिलाएं, औरतें गांव की इकट्ठी होके वो एक कपड़ों से वो बना के गुड्डी फूंकने के लिए जाती है। गुड्डी मतलब औरतें तो पहले ही दूसरे दर्जे की हैं, उनको भी फिर फूंकने का भी फिर वर्षा होगी। ये जो विज्ञान पढ़ने के बाद भी और पढ़ाई के बाद भी ये जो बड़ा गैप है असली चीज का, और किसी चीज को पढ़ें, किसी किताब को पढ़ने की बजाय, इवन मैं भी जो बोल रहा हूँ कि मास्टर जी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, अपने विवेक से सोचें, विश्लेषण करें। एक छोटी सी फिल्म है, वो बच्चों के लिए बनी है, हाथी का अंडा, यूट्यूब पे है, जो बच्चे जरूर देखें। एक बच्चा है छोटा सा, जैसे ये बच्चे बैठे हैं, वो सारा दिन रात पढ़ता रहता है। पड़ोस की एक दुकान है कबाड़ की, रद्दी वाले की, उससे किताबें ले लेके पढ़ता है। उसके माता पिता भी परेशान हैं कि ये सारा दिन ही पढ़ता रहता है। उसकी माँ कहती है, बेटे एक आदमी था, वो ना सारा दिन पढ़ता रहता था और फिर बोले वो पागल हो गया। तो क्यों? पढ़ने से कोई कैसे पागल हो गया? वो बच्चा सवाल करता है। बच्चे सवाल करते होते हैं, लेकिन हमारा समाज, हमारे परिवारों में भी और हमारी शिक्षा व्यवस्था सवालों को मार देती है। वो बच्चा सवाल करता है, बोले पढ़ने से कैसे पागल हो गया? फिर उसकी माँ कहती ना, वो जो किताब भी पढ़ लेता वो उसी को सच मान लेता। वो फिर उस बच्चे का जो जवाब था वो सबसे अच्छा डायलॉग है, कहता वो तो फिर पहले ही पागल था। मतलब कि जो भी हम पढ़ें, विवेक का मतलब यही है, तर्क का मतलब यही है कि हम विश्लेषण करें, सोचें। जैसे राजकुमार जी ने बताया किसानों वाला, आप मीडिया पे खबरें देखो, अखबारों में क्या आया कि किसानों की आमदन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। वो एक उसका पक्ष है। दूसरा पक्ष उसको चीज़ को समझने की बात है। ये तो थी कुछ बातें आपसे, कुछ 2-4 मिनट में जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है, ये पहली बार नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहा जा रहा है ना कि पहली बार ही हो रहा है, इतने सालों बाद हो रहा है। जब देश आज़ाद भी नहीं था तो मैकाले की शिक्षा नीति आई थी 1835 में। वो एक अंग्रेज, उनको अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग चाहिए थे अपना काम चलाने के लिए, तो वो शिक्षा नीति लेके आए थे। उसके बाद 1882-83 में हंटर योग बना। हंटर एक व्यक्ति था, उसके नाम से योग बना, वो शिक्षा नीति लेके आए। देश आज़ाद होने के बाद पहली बार 1964 में कोठारी आयोग बना और 1968 की पहली शिक्षा नीति आई। उस शिक्षा नीति की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, 1968 को बहुत साल हो गए, 32 और 20 52 साल हो गए। मैं सरकार शब्द नहीं बरत रहा हूँ, सरकारें, उसके बाद कितनी सरकारें आई। उसकी जो सबसे बड़ी बात थी कि समाज में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता के लिए एक समान शिक्षा सबसे जरूरी। फिर उसने एक कंसेप्ट दिया, वो हमने भी नहीं बताया, पढ़े लिखे लोगों ने, कि कॉमन स्कूल सिस्टम हो। कॉमन स्कूल मतलब साझा स्कूल। अब ये सरकारी स्कूल किसके रह गए? गरीबों के, जो प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते। उस शिक्षा आयोग ने ये कहा कॉमन स्कूल सिस्टम हो, और शिक्षा पर कुल जो देश का उत्पादन है, जिसे जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन,
सकल घरेलू उत्पाद जितनी भी देश में पैदावार होती है उसका 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। ये दो बातें उसकी सबसे बड़ी थी। कॉमन स्कूल मैं इसलिए कह रहा हूं कि विदेशों में जहां हमारे नौजवान अब जाने की सोच रहे हैं, वो सपने देख रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं सपने, उन सारे देशों में स्कूली शिक्षा तक कॉमन स्कूल सिस्टम है। इंग्लैंड में जहां प्रधानमंत्री रहता है उस कॉलोनी में जो स्कूल है उसी में उसका बच्चा पढ़ता है, उसी में वहां रहने वाले मजदूर का बच्चा पढ़ता है। चाहे समाजवादी देश थे, सोवियत संघ, अपने क्यूबा, अब भी वहां फ्री है और प्लस 2 तक की शिक्षा फ्री है। उसके बाद 1986 की शिक्षा नीति आई। उसने क्या करा कि जो सरकारी तौर पर स्कूलों में दोबांत किया, 2 तरह के सरकारी स्कूल बना दिए। भी एक जिले में एक नवोदय स्कूल होगा जहां बच्चे रहेंगे भी, वहीं पढ़ेंगे, वहीं उनको खाना मिलेगा, कुछ चुनिंदा। मतलब एक प्रकार से सरकार ने दोबांत शुरू कर दिया, बाकी स्कूल वैसे रहेंगे। मतलब एक ये जो निजीकरण की और प्राइवेट की शुरुआत हुई 1986 में। सारे स्कूल क्यों नहीं ऐसे होने चाहिए थे भी जहां बच्चे रहें, वो समूह में सीखें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के, सामाजिकता, यही तो है। फिर 1992 में उसको अपडेट किया गया, मतलब उसमें कुछ संशोधन किए गए और 2003 में SSA आया, सर्व शिक्षा अभियान। तो हमारा जो बुनियादी काम था पढ़ाई का, 1995 में DPEP आई, 1996 में, कि सबसे पहले बोर्ड बनाने थे, फिर पानी की टंकियां बनाने की आ गई और 2003 में SSA आ गया, सर्व शिक्षा अभियान। कमरे बनाने का काम भी मास्टरों का हो गया और 2009 में RTE बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा अधिकार कानून, की 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अधिकार होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या था कि जो 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होगा, जहां भी 20 बच्चे होंगे वहां नया स्कूल खोला जाएगा और 3 किलोमीटर के दायरे में मिडिल स्कूल होगा। अब वो 20 बच्चों वाली शर्त तो ये थी कि जहां भी 20 बच्चे हो जाएंगे वहां स्कूल खुल जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या किया कि जहां भी 20 से कम बच्चे हैं, 25 से कम, पहले 30 से कम आई, उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए, RTE का हवाला दे। अब जो नई शिक्षा, मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सरकारों की जो भूमिका है कि कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1968 की शिक्षा नीति की, जो अच्छी बातें लागू नहीं हुई, RTE में जो अच्छी बातें थी वो लागू नहीं हुई, अध्यापक पूरे करने की, और बकायदा जिम्मेदारी बनती थी, मतलब कानूनन जुर्म था कि जिस स्कूल में 8वीं तक के स्कूल में बच्चों को अध्यापक नहीं मिलते, वो अधिकारी जो भी जिम्मेदारी का प्रावधान, किसी को सजा नहीं मिली। आपके रानिया में तो चक्का एक स्कूल था, भी एक भी टीचर नहीं था, मिडिल स्कूल था, गर्ल्स मिडिल स्कूल था। शहरों के इलाके कितने बढ़ गए, नई कॉलोनियां बस गई, गांव में कितनी आबादी बढ़ गई, कोई नया स्कूल खुला, कितने स्कूल खुलने चाहिए थे लेकिन नहीं खुला। इवन शहरों की कॉलोनियों में जो जगह रखी गई थी, जो नई कॉलोनियां हुडा वगैरह की बनी, उनमें स्कूलों की जगह और कामों के लिए उपयोग में लाई गई। अब की जो शिक्षा नीति है, मैं 2-4 मिनट में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, एक होता है साढ़े पंजाबी च कहते होंगे अभी गल्लां दा कड़ा, बातों बातों में प्रसाद बना दिया, बहुत सारी बातें, क्या बनेगा बातों में प्रसाद। 650 पेज का ड्राफ्ट है हिंदी में और 470-80 पेज का ड्राफ्ट यदि उसको इंग्लिश में देखे तो वो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट है। 2-3 चीजें जो सबसे बड़ी है कि एक तो जितने भी देश हैं, बच्चों का एक बचपन है 3 साल से कम, जो प्राइमरी निजी स्कूलों में तो वैसे ही वो बचपन जाता रहा, जो उनकी खेलने की उम्र बस, और उनके ऊपर बस्ते लाद दिए गए। विदेशों में जो विकसित देश है ऐसा नहीं है, 5-6 साल से बच्चे को पहले स्कूल में नहीं भेजते, यदि वो बने हुए हैं तो क्रैच है, प्ले स्कूल है। अब ये कह रहे हैं कि हम उसको 3 साल से शुरू कर देंगे प्री प्राइमरी, 5 साल की एजुकेशन। आंगनबाड़ी
वो उसी दिशा में थी कि आंगनबाड़ी का काम पढ़ाने का नहीं है, बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, उनके माता के जो खुराक का ध्यान है, वो प्रबंधन की खामियां देखो हो सकती है, उनको प्रॉपर जो वैक्सीनेशन है, टीकों का जो काम है, वो उनका काम बनता है। और वो एक गांव में एक नहीं है, कई कई है इलाके के अनुसार, ताकि उन छोटे छोटे बच्चों को दूर ना जाना पड़े। उसका आधार है पहुंच, कि उनकी पहुंच में हो। आरटी में भी ये लिखा था कि स्कूल पहुंच में हो, 1 किलोमीटर के दायरे में हो, उससे ज्यादा ना जाना पड़े। अब ये समझ नहीं आता अभी क्या होगा। अभी उन आंगनवाड़ी के बच्चे यदि एक ही स्कूल में आएंगे तो फिर वो आएंगे कैसे? यदि स्कूल की पहली दूसरी क्लास आंगनवाड़ी में जाएगी तो फिर उनको क्या वहां प्रबंध मिलेगा, कौन पढ़ाएगा? तो ये बात है। दूसरा ये है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स, एक नया शब्द आया है स्कूल कॉम्प्लेक्स, कि 5-7 गांवों में जहां थोड़े बच्चे हैं उन स्कूलों को मर्ज करके एक बड़ा स्कूल बना दिया जाएगा। फिर वो बच्चे आएंगे कैसे? क्या कहते हैं कि उस जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है उसमें स्टाफ पूरा होगा, वहाँ लैब भी होगी, डिजिटल रूम, क्लासरूम होंगे, सारा कुछ होगा। और उस स्कूल में से अध्यापक बारी बारी से दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। मतलब एक दिन किसी में हिंदी वाला पढ़ाना जाएगा, दूसरे दिन उस स्कूल में ड्राइंग वाला, कॉम्प्लेक्स स्कूल वाला पढ़ाना जाएगा। और ये भी देखो कि वो अपना सामान, जनरेटर वगैरह, डिजिटल क्लासरूम का साथ लेके जाएगा। ये उसका ड्राफ्ट कह रहे हैं। और ऐसी टीचर भर्ती वाला सवाल है कि वॉलंटियर रखेंगे समाज सेवा के लिए। वो पढ़ाना, फ्रोवेल ने कहा था कि टीचिंग इज नॉट ए कप ऑफ टी टू टेक एवरीबॉडी। पढ़ाना कोई चाय का कप नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति पी लेगा। फिर जो हमारे प्रशिक्षित नौजवान हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है, जेबीटी कर रखी है, उनकी भर्ती के लिए क्या होगा? अभी पहले उनका डेमो होगा, क्लास पढ़ाते हुए अच्छे तरीके से भर्ती करेंगे, इंटरव्यू लेके, और फिर 1 साल का उनका प्रवेशन पीरियड होगा कि यदि उनका काम संतुष्टिजनक ना हुआ तो उनको हटा दिया। अब जैसे कितने बड़ी संख्या में पीटीआई वाला मामला है, उनको घर भेज दिया कोर्ट के, उसको दे के हवाला। मतलब साल बाद प्रत्येक को कह दिया जाए करेगा, फिर भी इसका काम संतोषजनक नहीं है। और वो जो राजकुमार जी रोजगार वाली बात कर रहे थे। और दूसरा जो 5 आधार थे स्कूल वाला, उसको बदल के संख्या आधारित कर दिया कि यदि बच्चे कम होंगे। विकसित देश है जो जापान में, आपने वो एक कहानी पढ़ी होगी कि एक लड़की स्कूल जाती है, उसके लिए ट्रेन चलती है। जो मुनाफे वाली बात है, सरकारों का जो काम होता है, मैं कोई एक सरकार नहीं कह रहा, सरकारों का जो काम होता है वो मुनाफा देखना नहीं होता। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सेवाएं, लोगों को सुविधाएं मिले, वो काम होता है सरकारों का। वो कोई किसी की दुकान नहीं है कि वो मुनाफा देखेगा कि जहाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे पे इतना खर्च हो रहा है, इतना वेतन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होता। ये शिक्षा जो है, जो बच्चों की जो शिक्षा है, वो समाज की बेहतरी के लिए और बेहतर नागरिक बनाने के लिए। वो सामाजिकता है उसमें, वो एक दूसरे से सीखें। और ऐसे ही हायर एजुकेशन के लिए, वो कहते हैं हायर एजुकेशन के लिए एक और बात कि अब जैसे ये बच्चे पास हुए हैं, मेरिट आई है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पेपर लिए हैं। कुछ स्कूल हमारे सीबीएसई के अंतर्गत हैं, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है कि प्राइवेट बोर्ड भी होंगे। प्राइवेट बोर्ड जैसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, कोई कल को प्राइवेट बोर्ड भी 2-4 सालों में बन जाएगा। और फिर आपको पता ही है, प्राइवेट जब बोर्ड होगा, अब तो हरियाणा विद्यालय बोर्ड में नहीं इतनी फीसें हैं। अभी किसी बच्चे को लगता है कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो कितनी फीस है? 1000 रुपया फीस है रिवैल्यूएशन। 1000 रुपया। यूनिवर्सिटी की उतनी फीस नहीं है। जब प्राइवेट बोर्ड होगा तो प्राइवेट का मतलब क्या है? कोई मुनाफा ही कमाएगा। वो तो उन्होंने तो मुनाफा देखना है। जो भी कोई बोर्ड खोलेगा, आपा तो खोल नहीं सकते। कोई बड़ा पूंजीपति होगा तो वो अपनी पूंजी इसलिए लगाएगा मुनाफे के लिए और उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि इन बच्चों ने पढ़ना है, कॉलेज में जाना है। होना तो ये चाहिए। प्रेमचंद ने बहुत पहले कहा था कि सभी के लिए उच्च शिक्षा हो और मुफ्त में हो। उच्च शिक्षा मतलब जितना बच्चा पढ़ना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे हमारे 4% के लगभग बच्चे यूनिवर्सिटी में जा पाते हैं। गांव के 1% से भी कम है। कॉलेजों में
20-22% बच्चे कॉलेज में जा पाते हैं, बाकी 70-78-80% बच्चे कॉलेज जा ही नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि वहाँ सीटें नहीं है सरकारी में, और प्राइवेट में फीस बहुत ज़्यादा है। तो अब कॉलेजों का क्या किया है कि अब 40,000 के लगभग कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं। पॉलिसी कह रही है कि हम बेहतर बनाएंगे और 10,000 से लेकर 12,000 तक कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ होंगी। अब कितनी है? 40,000। ये उसका ड्राफ्ट कह रहा है, मैं नहीं, वैसे नहीं बोल रहा। उसको पढ़ने की भी जरूरत है। बहुत सारे चैनलों ने, अखबारों ने, हमारे टीचर साथियों ने भी, कुछ अधिकारियों ने बयान लगा रखे हैं कि बहुत अच्छी पॉलिसी है ये। पहली बात तो जो पहले बनी, क्या वो सारी बातें लागू हो पाई? एक तो बड़ा सवाल तो यही है कि जो अच्छी बातें थी वो लागू नहीं हुई। कॉमन स्कूल नहीं बना, GDP का 6% खर्च नहीं हुआ 1968 में जो बनी, उसका आज तक नहीं हुआ। आज 3% खर्च हो रहा है। कॉलेज की जो पहली शर्त है कि 3,000 की एनरोलमेंट होगी, मतलब 3,000 बच्चे होने चाहिए, नहीं तो वो कॉलेज बंद हो। अभी अच्छी बात है 10-11 खुले हैं, आप स्वागत भी करते हैं, नए कॉलेज खुले हैं, होने भी चाहिए। और एक बात, आपने जो प्रोग्राम कराया, जा आप जो घर में भी कोई प्रबंध करते हैं, मान लो ब्याह करना है या कोई भी मकान बनाना है, उस स्कीम में तो किसी से पूछ लें जी, ये नक्शा बनाओ जी, 3 मंजिलें होनी चाहिए जी, बेडरूम ये होना चाहिए, और लकड़ी का फर्नीचर का काम ऐसे होना चाहिए। लेकिन फिर जब घर के मुखिया से पूछें, भाई हाँ ये जो फैसला हो गया, ये नक्शा पास हो गया, 3 मंजिलें बनाएंगे, इतने बेडरूम होंगे, ऐसा ड्राइंग रूम होगा, तो पैसे का जब उसको कहे जी इसका खर्चा है इतने लाख रुपये, वो कह दे भाई मेरे पास तो इतने ही है भाई, बाकी आप दान इकट्ठा कर लो। जो लास्ट वाले पैरे हैं ड्राफ्ट के कि इसको लागू कैसे करेंगे, उसमें वो खुद मान रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, मतलब पैसे नहीं है। क्या करेंगे फिर? 10 साल का तो समय दिया है कि 10 साल में ये कर देंगे। और एक P और आगे, पहले 3 P होया कर दी। ये साथी बोलते हुए आपने भी सुना होगा, ट्रिपल P, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब पब्लिक का मतलब सरकारी, और प्राइवेट का मतलब निजी, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। अब एक चौथी P उसमें और आ गई, वो इंग्लिश का शब्द है। यदि हिंदी वाला बता दे तो फिर लोग, क्योंकि भाषा भी एक बहुत बड़ा हथियार होती है कि आम लोगों को समझना है। उसमें शब्द है P, फिलैंथ्रोपी, मतलब दान, लोकोपकार, कि हम बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं उनसे दान लेंगे एजुकेशन पॉलिसी लागू करने। तो ये सवाल है, हम इसको सोचने की जरूरत है। और एक जो सिलेबस वाली बात है कि पूरे देश में एक जैसा सिलेबस होगा। हमारे देश की आपा जो लोग बैठे हैं, कोई किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता, पहरावा अलग अलग है। आप पंजाब में जाओगे और है, तमिलनाडु में जाओगे और है, राजस्थान में जाओगे और है, भाषा कितनी है, खाने पीने का जो कल्चर है, जो शादियों के प्रोग्राम, ब्याह के और के, कितनी विभिन्नताएं हैं। ये विविधताएं जो है, ये जो डाइवर्सिटी है, ये सबसे मतलब एक खासियत रही है हमारे देश की कि कितने बोलियों वाले देश है। कहते सारा सिलेबस ही एक जैसा होगा, NCERT लागू करेगी क्या पूरे देश में? हमारी कुछ लोकल मान्यताएं, कोई हमारे लोकल धार्मिक आस्थाएं अलग हो सकती है। कोई यहाँ का हरियाणा का जो मान लो कोई क्रांतिकारी है, वो तमिलनाडु वालों के लिए नया हो सकता है, हमारे लिए वो है। इसलिए अलग अलग चीज़ें, जब सिलेबस भी अब भी बनाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने प्रदेश की, अपने इसकी पढ़ाई जाती है बच्चों को। वो कहते हैं सारा एक जैसा हो। ऐसे ही भाषा बड़ा मामला है, भाषाएं बहुत सारी अलग अलग हैं। इसलिए कोठारी योग ने कहा था कि त्रिभाषा होगी, एक इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, और एक उस प्रदेश की जो लोकल भाषा हो वो होगी। 3 भाषाएं इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े हुई, भाषा कल्चर का माध्यम। मैं उन्हें, इन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और ये उम्मीद करते हैं कि ये इसी लगन से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, गाँव का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इनको पढ़ाने वाले अध्यापक साथियों को भी बहुत बहुत बधाई, और ये आयोजन करने वाले जो साथी हैं, यादगार समिति के साथी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इन बच्चों के सम्मान के लिए, और बच्चे भी सीखेंगे
और ये जो परंपरा तोड़ी है, ये और भी अच्छी बात है कि ये आज हमारे मुख्य मेहमान यही हैं। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मास्टर बूटा सिंह जी का, जिन्होंने बहुत ही सरल भाषा में नई एजुकेशन पॉलिसी है उस पर भी, और पूरे देश में जिस तरह का माहौल है उस पर भी, शिक्षा को लेकर उस पर बातचीत रखी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जाओ ना दादी, अभी जानूँगा। आज का जो सम्मान समारोह है उसकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं 10वीं से बच्चा है मनप्रीत, उसको बुलाना चाहूँगा कि वो आए, और उसको सम्मानित करने के लिए मैं मास्टर बूटा सिंह जी को, राजपाल जी को, रामस्वरूप राजेश और सुखवीर भारती, ये साथी आए और बच्चे को सम्मानित करें। मनप्रीत आ गए, थोड़ा आगे हो जाए। ओम प्रकाश हाँ आ जाओ भाई। तालियां बजा दो बच्चों जोर से। अब 10वीं के बच्ची है प्रीति। डॉक्टर राजेश, जैनवीर जी, फौजी साहब, बगड़ावत फौजी साहब 2 बैठे हैं। रमेश जी जोधपुरिया, वो आए और बच्चे को सम्मानित करें। और बड़ा लेकर पवन आ जाओ, आ जा पवना, खड़े हो, कमाल, आ जा आगे ना, आ जा पवन। अब 10वीं से बच्ची है सुमन। सुमन को सम्मानित करने के लिए राजपाल चार जी आ जाओ, राजकुमार बांगड़ुआ जी, मास्टर राजपाल जी, मास्टर बंसीलाल जी, आ जाओ जी, आ जाओ। ताड़ियां बजाया करो भाई। गुड़िया है बबीता। बबीता को सम्मानित करने के लिए मास्टर बूटा सिंह जी, अनिल भिडारिया, ओम प्रकाश फौजी जी और मास्टर गुरुदेव जी, और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी आ जाएं भी साथ। अब गुड़िया है पूजा रानी, मास्टर नथुराम जी, सुभाष चार, ओम प्रकाश, करमजीत मास्टर जी और राजपाल जी, एडीओ साहब। हाँ ये ठीक है, सही समझ। मनीषा, ओपी सुथार जी, जयराम माखेवाड़ा सिरसा से साथी, मास्टर अनिल, ओम प्रकाश जी और मास्टर जैनवीर जी।
उन्नीस को सम्मानित करने के लिए अनिल डिडारिया, राकेश चार, बगड़ावत फौजी साहब और जैनवीर जी। रोहतास जी आप भी साथ हो जाओ और आ जाओ। और भी फिर क्यों बचे? बढ़िया है, मारोगे टाइम तो लगाओ। और देवेंद्र को सम्मानित करने के लिए स्पेशली हमने एक चीज रखी है, उसमें छतरी ग्रुप पूरा आ जाओ भैया कि ना जाओ। जितने भी साथी हैं वो देवेंद्र को सम्मानित करेंगे और मास्टर बूटा सिंह जी भी आए। हाँ सारे आओ भी सारे, और नाम ही तो कौन लियोगे भाई। हाँ जितने भी हैं यूथ, जितने भी हैं नौजवान, वो सारे आए। मास्टर आ जा भाई, आप कहाँ से? बता दें आ जा कुमार करो, खड़ा हो जाओ यार। धरो को बंदो रे ना जाए। हाँ थोड़ा सा सेट कर लो ग्रुप ने धारण। आदम बस यार बीच में लो। हाँ एक दो जना ऊपर हो जाओ। हाँ ऊपर हो जाए, ऊपर हो जाए। सात गाँव में खर्च है। हाँ ठीक। अभी ये सूचना रमेश जी ने एक और दी कि बबीता जो है वो स्कूल की टॉप पर है जोधपुरिया की, और वो स्कूल 7 गांवों के बच्चे आते हैं उस स्कूल में, एक बार नहीं 7 गांवों के। और ये भी एक बड़ी बात है कि प्रिंसिपल नहीं है, मतलब घर के मुखिया कहीं नहीं है पूरे ब्लॉक में, एक हेडमास्टर है रानिया में और शायद 2 प्रिंसिपल है, बाकी पूरा ब्लॉक खाली है। बीओ भी नहीं है, ये भी है, एक ही बीओ है, 7 ब्लॉक खाली है। पूरे ब्लॉक में बीओ भी नहीं, मतलब घर का मुखिया ना दादा ना बाबा कुछ नहीं, सारा सौदा ऐसे चलने लग रहे हैं। उसके बावजूद भी टीचर और बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। इनके टीचर भी हैं रमेश जी। मेरा निवेदन कि एक इन बच्चों के साथ फोटो, इनके अध्यापक आए हुए हैं राजकुमार जी, रमेश जी, ये तीनों चारों बच्चे जोधपुरिया वाले आ जाएं, एक फोटो इकट्ठा इनका भी इस कार्यक्रम का। हाँ मैं बताऊंगा उसका भी। आ जाओ जी बच्चों, आगे जोधपुरिया वाले आ जाओ, एक फोटो कर दो जी इनका साथ। नथुराम जी ओम प्रकाश जी आप तो आओ, फोटो वो कर देंगे साथी नहीं लोग। एक दूसरी सूचना ये है कि अभी 11 तारीख को जोधपुरिया गांव के लोग, जोधपुरिया स्कूल के 25 बच्चे हैं मैट्रिक और +2 के जिनकी मेरिट आई है, उनको 11 तारीख को टाइम शाम का यही 5:30 बजे का रहेगा। सम्मान समारोह वहां गांव के स्कूल में ही करेंगे, सीनियर सेकेंडरी में। जो साथी भी जाना चाहे जरूर जाके आए। ठीक है बैठो। ठीक, ये रमेश जी कह रहे हैं कि इंग्लिश में जो बच्चे बहुत बेहतर करते हैं उनको ये अपनी तरफ से भी, ये सारे बच्चे चारों ही हैं, उनको ये अपनी ओर से भी सम्मानित करते हैं। यहाँ अपने यहाँ भी एक साथी टीचर ने कहा हुआ है कि 80% अब वो जिन बच्चों के आएंगे मैं अपनी तरफ से 2100 रुपये मदद करूँगा। और अच्छी बात ये भी है कि हमारी वो बेटी सुमन, मतलब बुक्स का और का टोटल खर्च भी यहाँ हमारे मैडम है एक राज रानी गेस्ट फैकल्टी में है, मतलब जो चीज़ इसको जरूरत पड़ी इसने कहा इसको उपलब्ध कराया। अब भी इसकी माँ ही बैठी है। हम आपसे ये भी निवेदन करेंगे जी कि इसको हटाना नहीं, +1 में दाखिल कराना है। कॉपी किताब की चिंता मत करना, ये 2 लेक्चरर बैठे हैं, आप आएंगे 80-80 हज़ार ले लेंगे इनसे पैसे, कोई बात नहीं। पढ़ाई का खर्चा नहीं लगेगा आपका, बाकी घर से स्कूल आपने भेजनी पड़ेगी, इसको लगाना जरूर है, हटाना नहीं। अब मैं निवेदन करूंगा, आज के हमारे मेहमान हैं बूटा सिंह जी, उनको हमारे समारोह की एक याद, समारोह की याद हम दे रहे हैं, कोई हम सम्मानित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ याद दे रहे हैं। हमारे साथी हैं गांव के, उनसे निवेदन की साथी रोहतास, राजपाल,
ये ग्रुप वाले साथी भी, राजपाल आप भी आ जाओ, भी दोनों राजपाल आ जाओ। हमारे स्कूल के मुखिया बंसीलाल जी भी, पवन, जैक्सन, आप तमाम साथियों से कि ये आ जाएं। जैक्सन है, आगे ना आ जाए भाई। सतपाल मिस्त्री जी, रोहतास, सतपाल के रोहतास, अब ना आ जा, आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई, हाँ मास्टर सर कोई गल नहीं, मैं किसी गुण भाई हुण मेरी आदत नहीं करनी। भाई बच्चों, अगली बार उस सीट पे आपने बैठना है, बैठोगे ना? हाँ, पढ़ा करो अच्छे तरीके से। और अब एक चिन्ह हमारे साथी लगातार एक प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास है। हालांकि वो भूमिका जो बूटा सिंह जी कह रहे हैं कि पूरे समाज की होती है। हमारे यहाँ एक बड़ा संकट है आवारा पशुओं का, और आवारा पशुओं के संकट से गांव के अड़ोस पड़ोस के 1-1.5 किलोमीटर के दायरे की तमाम खेती को चर जाते थे पशु, और लोगों को पूरी रात राखी के लिए बैठना पड़ता था। अब वो कमेटी वहाँ गौशाला हमारे यहाँ खुली, साथियों ने प्रयास किया, और इस बार जो कमेटी है वो और भी अच्छा प्रयास कर रही है, उसको और बेहतर बना रही है। तो उनकी बेहतरी के लिए, एक एप्रिसिएशन के लिए हम उनको भी एक चिन्ह दे रहे हैं। तो गौशाला कमेटी से साथी राजपाल जी और फौजी साहब 2 साथी बैठे हैं, उन दोनों से निवेदन की गौशाला का वो हम बिल्कुल उनको एप्रिसिएशन चिन्ह एक दे रहे हैं, प्रोत्साहन चिन्ह। ताऊ जी आओ, फाउंडर होते गौशाला का, देना लेना नारो भूत को नहीं, नीम तो रखी। वो आया स्वरूप सिंह जी आया, चला गया। आजा जी पवना, आज साथी और आओ भाई, रुको फौजी साहब आओ, मैं आ जाऊँ। तो आप तमाम साथियों का हम इस बात और आशा के साथ धन्यवाद करेंगे कि ये जो क्रम लगातार 4-5 साल से अपन चला रहे हैं, पहलकदमी चाहे कोई करे, लेकिन पूरे गांव का एक योगदान, पूरे गांव का एक प्रयास, उसी से ही सफल होता है। तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे, लगातार ये जारी रहे। और हमारे बीच नेहरू युवा क्लब के साथी अनिल डिडारिया आए, उनका स्वागत है। मास्टर जनवीर जी आए, बाकी साथी बाहर से आए। इन तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार, और स्पेशली आभार हमारे यहाँ जो साथी गांव का भी और स्कूल का भी साफ सफाई में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, उन साथियों का हमारी इस आयोजन समिति की ओर से स्पेशली आभार। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेटा एक फोटो ना तुम सारे बच्चों की यहाँ एक बैनर